को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त भी कर लेते हैं। और अगला जो है हम लोगों का जो है बीच में माननीय अरविंद जी हैं, बिजनेसमैन और समाज सेवी हैं और बहुत दिनों से जो है सामाजिक सेवा और सेवा में गोरखपुर क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब मैं तिलक निषाद जी से कहूँगा कि सबसे पहले जो है अपने सभी लोगों को स्वागत करें और विशेष रूप से नीरज जी जो हम लोगों के बीच में आज के अतिथि हैं उनको और अरविंद जी को। शुक्रिया सर। आज के इस कार्यक्रम में फूलन देवी के शहादत दिवस पर सत सत नमन करते हुए और एक शाम फूलन देवी के नाम, जिसमें आप सभी मेहमान लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आकर इस न्यूज़ चैनल पर अपना अमूल्य समय दिया। उसके लिए आप लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग माननीय वीरांगना फूलन देवी का 19वां शहादत दिवस मना चुके हैं और प्रतिवर्ष हम लोग उसको और तैयारी के साथ, और अधिक तैयारी के साथ, और अधिक जोश के साथ मनाते हुए चल रहे हैं। तो इसके लिए चूंकि मुझे आमंत्रित किया गया है तो मैं फूलन देवी के उस पर थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा। माननीय बहन वीरांगना फूलन देवी का इतिहास बहुत ही कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, यमुना जी के किनारे, गोढ़ा का पुरवा। वहां इनका जन्म 10 अगस्त 1963 को हुआ था। माता मूला देवी और पिता देवी दीन की चौथी संतान जो फूलन देवी के नाम से जानी गई। उनको उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये फूलन देवी चल कर के एक वीरांगना फूलन देवी बनेगी। मूला देवी और देवी दीन की 5 पुत्रियों में सबसे छोटी मुन्नी देवी थी और सबसे बड़ी तो वो खत्म हो गई, खैर अब नहीं है इस दुनिया में। इस समय उन 5 बहनों में केवल 2 ही मौजूद हैं। इनके एक भाई हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में हैं और इनका ये फूलन देवी करीब 10 साल की रही होंगी। उस समय इनका झगड़ा इनके चाचा जो मैया दीन थे उनसे जमीन के विवाद को लेकर हुआ। क्योंकि उस समय ये इतनी समझदार नहीं थी, उम्र 10 साल के आसपास थी, तो ये जाकर के अपने चाचा से भिड़ गई जमीन के मुद्दे पर। और इनके चाचा जो मैया दीन थे उन्होंने ईंट उठा के इनके एक खोपड़ी में मार दी। बस वहीं से इनकी क्रांति की मिसाल शुरू हुई और इन्होंने हमेशा दुख ना सहने की, आतताइयों से लड़ने की शक्ति, वहीं से इनकी जो है मनोबल जागृत हुआ और वहीं से इनका जो है शुरू हुआ। धीरे धीरे चूंकि ये गांव बीहड़ के जंगलों में था और उस दशक में 90 के दशक में वहां पर डकैतों का बोलबाला था। प्रायः लगभग उधर के सभी गांव में डकैत लोगों का आना जाना था, रहते थे और उनका वही धंधा भी चल रहा था। उस समय बड़े जोर शोर से डकैतों का जो है काम धाम चल रहा था। तो इनके जो है गांव में भी इन लोगों का आना जाना हुआ। धीरे धीरे कुछ और लोगों ने इनके साथ बदसलूकी करना शुरू किया तो इसके मन में थोड़ा जो है इस तरह से दिमाग में, दिल में, मन में कुंठा हुई कि आखिर ये सब लोग हम ही को क्यों परेशान करते हैं। तो उसने वहीं से बदला लेने की इच्छा जागृत हुई और बदला लेने की सोचने लगी। धीरे धीरे वो भी डकैत गिरोहों में संपर्क हुआ और जो लोग थे तत्कालीन इसे जो है परेशान करते थे उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब ये थोड़ी सयानी होने लगी, इधर इसके चाचा जो थे मैया दीन, वो इससे बड़ा नफरत करते थे। उन्हें ये लगता था कि ये छोटी सी लड़की ने हमारे ऊपर हमसे भिड़ गई है और हमसे इस तरह से बुरा भला कहा है। तो उसने अपने भाई देवी दीन और भाभी मूला देवी को समझाकर इसकी शादी एक कानपुर देहात में गांव पड़ता है महेशपुर, वहां एक पुत्तीलाल निषाद थे जिनकी उम्र उस समय करीब 40 वर्ष थी।
उनके साथ इनकी शादी करवा दी। और कहाँ ये 10-12 साल की रही होगी, 12 साल के आसपास होगी, 13 की होगी, और पुत्तीलाल जी की उम्र 40 साल थी। ये शादी में गई और उसके बाद फिर घर आई, तो इसको वहाँ जो शब्द नहीं कहने चाहिए, वहाँ शादी का जो वो था इसे अच्छा नहीं लगा, और इसने 1-2 बार जाने के बाद वहां से संबंध खत्म कर लिया। मित्रों, उसके बाद ये आ रही थी तो इनके गांव के सामने जो कानपुर देहात का एरिया पड़ता है, जमुना के सामने, वहां जंगल पड़ता था, वहां से ये निकल रही थी। तो वहां एक लाला राम और श्री राम नाम का गिरोह परमानेंट रहा करता था। उन लोगों ने, उनके साथ में अन्य और भी लोग थे, उन्हीं में एक विक्रम मल्लाय भी था। विक्रम मल्लाय इसको जानता था, तो इसको वहीं जो है उस गिरोह ने रोक लिया। रोकने के बाद में उसको अगले दिन अपने घर भेज दिया। इसके बाद में धीरे धीरे फिर किन्हीं कारणों बस, समाज की मजबूरी बस, या जैसा कि वो कहती हैं कि ऊपर वाले को यही मंजूर था, उस समय की नजाकत को देखते हुए और पुलिस के कोप से बचने के लिए, पुलिस के आतंक से बचने के लिए, इन्होंने भी जंगल में ही कूदना, डकैतों के साथ रहना ही स्वीकार करना पड़ा। और उसके बाद में जो इनके गिरोह में लाला राम श्री राम थे, इनकी नजर फूलन देवी के ऊपर पड़ी। उनकी कुदृष्टि, जैसे नियत बुरी दृष्टि कहते हैं, वो जब इनके ऊपर पड़ी और इसने देखा कि यहाँ भी हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि विक्रम और इसकी उस समय दोस्ती चलती थी। विक्रम मल्लाय जो वो भी एक डकैत था, उसकी दोस्ती चलती थी। तो कुछ समयांतर बाद लाला राम और श्री राम ने जब इस विक्रम मल्लाय को मार डाला, तो उसके बाद ये अकेली रह गई और इसके साथ वो सब कुछ किया जो एक हैवानियत के दुश्मन एक अबला के साथ, एक जो है औरत के साथ करते हैं, वो सब कुछ हुआ। उसके बाद चूंकि ये दमनपुर और भाल के रहने वाले थे लाला राम श्री राम, और वहीं पर जमुना जी के किनारे एक गांव था बहमई, वहां पर ये लोग करीब 15-20 दिन इसको वहां रखे और वहां पर इसका बहुत ही बुरा हाल किया। अब क्या कहा जाए, इन्होंने उससे निर्वस्त्र होकर के कुएं से पानी भी भरवाया गया। गांव के सभी लोगों के सामने वो दुर्दशा, वो दृश्य कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना हमारा समाज कैसे करेगा, ये बहुत ही सोचने की बात है। खैर, जो हुआ सो हुआ। धीरे धीरे इसके मन में वहां से जो है भागने की एक भावना जागृत हुई और इसने सोचा कि कैसे यहाँ से निकला जाए। और जो साथी थे गिरोह के, उनसे संपर्क हुआ, उनके साथ रही। और उसके बाद बाबा मुस्तकीम बाबा का एक नाम था उस समय, उनके साथ इसने अपना गिरोह खड़ा किया। उस समय उस क्षेत्र में 2 गिरोह और थे डकैतों के, बहुत ही नामी ग्रामी, जिनमें एक मलखान सिंह का नाम भी आता है और एक उन्हीं के भाई थे रिलेशन में, बुआ के लड़के घनश्याम बाबा। ये दोनों गिरोह बड़े ही ताकतवर थे उस समय। तो इसने अपना बदला लेने के लिए सभी गिरोहों को इकट्ठा किया, सबसे अपनी जो है दास्तां सुनाई कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है और हमें इसका बदला लेना है। खैर, भाई भाई का साथ देता है, तो उसी को देखते हुए जो ये गिरोह थे, इन्होंने भी कहा कि देखो भाई, हम आपके साथ जाएंगे तो नहीं, लेकिन हम आपको मदद कर देंगे। चूंकि इनका वहां बोलबाला था, तो इन्होंने जो अपने और साथी थे गिरोह के, उनको भेजा। बाबा मुस्तकीम थे, एक रामोतार निषाद का भी गिरोह था, वो भी इकट्ठे हुए। ऐसे 8-10 गिरोह जो छोटे मोटे थे, छोटे बड़े सभी मिलके, और 14 फरवरी 1981 को इन्होंने जाकर के बहमई गांव को घेर लिया। जितने भी लोग मिले उनको सबको एक कुएं के पास, जिस पर इसको निर्वस्त्र होकर के पानी भराया गया था, वहीं सबको इकट्ठा किया। उसके बाद में फूलन देवी ने छांट छांट के जिन लोगों ने उसके साथ मुंह काला किया था,
उनको एक तरफ करते गए और जिन लोगों ने जो वैसे थे जिनको वो नहीं पहचानती थी उनको वहां से भगा दिया, महिलाओं को भी भगा दिया। उसके बाद उसने अपना जो है बदला लिया, एक लाइन में खड़ा करके सबको जो है गोलियों से भून दिया और उसके बाद हाँ जी। में ये जंगलों में छिपी रही। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपी सिंह जी थे, जो खुद एक राजा थे, ठाकुर भी थे और ठाकुरों का ही मामला था। तो इनके ऊपर बहुत ही दबाव पड़ने लगा। पुलिस इनको हर पल ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन खैर किसी तरह से ये बचते बचाते इधर उधर छिपती रहीं। और उसी दरमियान जो बहमई कांड हुआ था उसी का प्रतिफल एक इटावा जनपद में गांव पड़ता है अस्ता, वहां हुआ। जो ये लाला राम और श्री राम थे, इन्होंने उस पूरे गांव को घेर कर चारों तरफ से आग लगा दी और उसमें सैकड़ों मवेशी यानी जानवर और बहुत से लोग अपने समाज के ही थे जो वो जलकर नष्ट हो गए। क्योंकि उस गांव को जाने के लिए एक ही रास्ता था, वही रास्ते से जाना होता था और उसी रास्ते से आना होता था। आने जाने का एक ही रास्ता था। अगर और कहीं अगर जाते तो उनको उस गांव से कूद के यमुना नदी में ही छलांग लगानी पड़ती। क्योंकि यमुना नदी के किनारे ये गांव करीब 100 फीट से अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है और 100 फीट की ऊंचाई से जो भी व्यक्ति गिरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो ज्यादातर लोग वहीं मर गए, जल के राख हो गए। और इस बहमई कांड की परिणति हम लोगों के समाज में इस तरह से हुई। उसके बाद में लाला राम, श्री राम और फूलन देवी गैंग की दुश्मनी बढ़ती चली गई। अंतोगत्वा धीरे धीरे इनकी सदस्य संख्या कम होने लगी क्योंकि पुलिस का दबाव था। इसके बाद इन्होंने सन 1983 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया और 11 वर्ष तक ये जेल में रहीं। जेल के दरमियान भी इन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गईं। जेल प्रशासन द्वारा इन्हें रहने के लिए कोई सुरक्षित न तो जगह दी गई, एक ही बाड़े में एक ही कमरे में पुरुष और महिलाएं, इनको पुरुषों के ही कमरे में इसको भी रखा गया और किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। 11 साल ये जेल में रहने के बाद भी इनके किसी भी केस की सुनवाई नहीं की गई, सभी केस ज्यों के त्यों पेंडिंग पड़े रहे। उसके बाद जब सरकार ने देखा कि दलित और पिछड़े फूलन देवी के प्रति लामबंद होने लगे हैं, तो उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव की नजर फूलन देवी के बलिदान पर पड़ी और उन्होंने सन 1993 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक विशाल रैली की, जिसे माननीय मनोहर लाल जी के सानिध्य में आयोजित किया गया था। उस महारैली का हिस्सा मैं भी था और मैंने वहां देखा कि शायद वो अपने समाज की बहुत बड़ी रैली थी उस समय की। और वहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये घोषणा की कि फूलन देवी के सभी केस वापस लिए जाते हैं। उसके बाद क्या था कि निषाद समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई और लोगों में एक उत्सुकता जगी। और उसके बाद सन 1994 में फूलन देवी के सभी केसों से बरी करते हुए उन्होंने जेल से आजाद किया गया। जैसे ही इनको आजाद किया गया वैसे ही मीडिया में और समाज में एक संदेश प्रसारित होने लगा कि अरे इतनी बड़ी डाकू को छोड़ दिया गया और इतना बड़ा न्याय किया गया, जिसने इतना वो किया हो, ये हुआ हो, वो हुआ हो, और उनके ऊपर पुनः शिकंजा कसने की उधर तैयारियां शुरू होने लगी। लेकिन चूंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी अपनी मन बना चुके थे, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, तो 94 में जब इन्होंने केस वापस लिए और जेल से रिहा किया, उसके ठीक बाद 1996 में लोकसभा का चुनाव था, तो इन्हें मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से 1996 में सांसद का टिकट देकर और वहां की जनता ने इनको विजय श्री दिलाई
हम उस मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र की जनता का भी यूनाइट फाउंडेशन के चीफ होने के नाते शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उस वीरांगना को मान सम्मान और स्वाभिमान वापस लौटाया। उसके बाद 1999 में पुनः सरकार गिर गई, उपचुनाव हुआ और वहां पर ये 99 का उपचुनाव हार गई, जिसमें अटल सरकार बनी थी। उसके बाद 99 में ही दोबारा चुनाव हुआ। उस चुनाव में ये दोबारा जीत कर आई और एक बार पुनः मिर्जापुर की जनता ने उनके साथ विश्वास जताया तो उनका जो है ये राजनीतिक सफर रहा। पहले का डकैत का कार्यकाल रहा, यानी डकैत से एक राजनेता बनी वीरांगना फूलन देवी की यही कहानी है। आज हम सब लोग वास्तव में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति अगर आप सभी लोग देना चाहते हैं तो तभी हम दे पाएंगे, तभी हम मानेंगे कि जब आप सभी लोग अपना हमारा पूरा समाज संगठित हो जाए और दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख जाए और शासन सत्ता पर कब्जा कर ले, तब तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना तो हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू तिलक सर। अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दिनेश नीरज जी को मैं बुलाता हूं कि वो आए और जो है अपना कार्यक्रम जो है स्टार्ट करें। वीरांगना फूलन देवी जी के चरणों को नमन करते हुए आज ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने लोगों के इतिहास को खंगाल रहे हैं और एक जागरूक समाज का लक्षण भी है कि हम अपने इतिहास को जानें, उनको समझें और ताने बाने को समझें, फिर हम उसका प्रचार प्रसार करें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है और इस कड़ी में आज हम आप सभी के साथ में जुड़े हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बब्बन साहब ने इस तरह का आयोजन रखा और अन्य लोग जो भी जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को बहुत जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद बोलते हुए अपनी बात प्रातःकालीन स्मरणीय तथागत बुद्ध के चरणों में 2 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, तेरा मध्यम मार्ग ही, तेरा मध्यम मार्ग ही सबका सहारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा। अष्टांगिक मार्ग तूने बतलाया, पूरी दुनिया पे तेरी करुणा की छाया। अष्टांगिक मार्ग तूने बतलाया, पूरी दुनिया पे तेरी करुणा की छाया। अपदीप भाव से, अपदीप भाव से, अपदीप भाव से किया उजियारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा। और देखें कि बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ अपना पांव पसारा और क्या गुण हैं। जर्मनी जापान कोरिया ने अपनाया, जर्मनी जापान कोरिया ने अपनाया, भवतु सब मंगलम सारनाथ में बतलाया। जर्मनी जापान कोरिया ने अपनाया, भवतु सब मंगलम सारनाथ में बतलाया। गाता रहेगा, गाता रहेगा, गाता रहेगा, गाता रहेगा ए जग सारा, मेरे बुद्ध तू ही
गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा। और वंदना स्वरूप अंतिम चरण रखते हैं उनके चरणों में तथागत के, कि शांति का पैगाम तूने बतलाया, शांति का पैगाम तूने बतलाया, पूरी दुनिया पे तेरी करुणा की साया। शांति का पैगाम तूने बतलाया, पूरी दुनिया पे तेरी करुणा की साया। तेरे रंगों में रंग गए, तेरे रंग में रंग गए, तेरे रंग में रंग गए भीम दुलारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा। तेरा मध्यम मार्ग ही, तेरा मध्यम मार्ग ही सबका सहारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा, मेरे बुद्ध तू ही गुलिस्ता हमारा। और सर मैं एक गीत भेंट करूं जी, श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने एक गीत लिखा है, लेटेस्ट रचना लिखी है कि फूलों जैसा नाम था तेरा, शूलों सा व्यवहार किया। देखें कि हमारा इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ हृदय स्पंदन करता है, उसका अलग अलग स्वाद होता है। तो निश्चित रूप से हमारी वीरांगना फूलन देवी के साथ जो भी हुआ वो अमानवीय कृत्यों में रहा जो है, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने हौसले को कायम रखा। और ये मैं कह सकता हूँ कि तमाम मातृशक्ति के ने उन्होंने एक अंत में संघर्ष करते हुए एक एग्जाम्पल पेश किया कि हम इन परिस्थितियों में भी अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और हम माकूल जवाब देंगे, और उन्होंने करके दिखाया इस बात को। तो आप सबकी सहमति हो, मैं पढ़ूं कविता। फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया। अब फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। अब पैतृक जमीन पाने को सिर्फ विरोध किया तुमने, पैतृक जमीन पाने को सिर्फ विरोध किया तुमने, इतनी सी हिम्मत जुटा ठाकुरों को हिला दिया तुमने, निर्लज्जों ने सामूहिक दुष्कर्म कर खुला घूमे, बेशर्मों ने नंग बदन बेहमई घुमाए खुद घूमे, एक बार नहीं 100 बार अस्मिता तार तार किया, एक बार नहीं 100 बार अस्मिता तार तार किया। मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया, अब फूलों जैसा नाम है तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, अब फूलों जैसा नाम है तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। गीता अगला चरण देखें कि 10 की मासूम का रिश्ता 40 से कैसा था, कि 10 की मासूम का रिश्ता 40 से ये कैसा था, कैसा था ये समाजवाद जो मूक बना बैठा था, कैसा था ये समाजवाद जो मूक बना बैठा था, सिर्फ हैवानियत ही दिया था नाम का जीवन साथी, घुट घुट कर जलती रही जैसे तेल बिन बाती, घुट घुट कर जलती रही जैसे तेल बिन बाती, धक्के मार निकाला घर से, धक्के मार निकाला घर से, मानवता शर्मसार कर दिया। अब फूलों के जैसा नाम तेरा, कैसा है व्यवहार किया, फूलों के जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। मर्दवादी सोच को तूने, मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया, अब फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, अब फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। और आगे देखें कि चिंगारियों ने पास लाया विक्रम निषाद के,
कि चिंगारियों ने पास लाया विक्रम निषाद के, जिंदगी चलने लगी चंबल के आग में, जिंदगी चलने लगी चंबल के आग में। फिर सुलगती चिंगारी आ बन गई, स्वाभिमान जगा और स्त्री तमतमा गई, स्वाभिमान जगा और स्त्री तमतमा गई। अंततः फिर वो लौटी गांव अपने बेह में ही, दहाड़ती शेरनी नहीं कोई छुई मुई, दहाड़ती शेरनी थी वो कोई छुई मुई नहीं। 22 का संहार, 22 का संहार कर इतिहास लिख दिया, अब फूलों के जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, फूलों के जैसा नाम था तेरा, सूलों का व्यवहार किया। मर्दवादी सोच को तूने, मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार। और आगे देखें कि जब 22 का संहार हुआ तो बैडिट क्वीन नाम दिया। हमारे देश की मीडिया जो भाण मीडिया है, आज देखिए हकीकत के न्यूज को छुपा देती है, लेकिन जो जय जयकार की न्यूज होती है उसको लेकर के राग अलापती रहती है। ऐसे मीडिया को संबोधित करते हुए भी ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब 22 का संहार हुआ तो बैडिट क्वीन नाम दिया, और जब स्त्री का अस्तित्व गया तो भाण मीडिया क्या किया। इतनी बड़ी घोर आपराधिक घटना का जो अंजाम लोगों ने मिल करके दिया, उसको मीडिया ने अपने अखबार में, अपने चैनल पे या प्रिंट मीडिया ने कोई जगह खास नहीं दिया। जो है तब पढ़ता हूँ कि 22 जब 22 का संहार हुआ तो बैडिट क्वीन नाम दिया, जब स्त्री का स्त्रीत्व गया तो भाण मीडिया क्या किया। ऊंच नीच की खाई ने अनेकों वाद विवाद दिया, जातिवाद के अंतर्गत बीपी सिंह ने त्याग दिया। संघर्षों में संघर्ष को कैसे, संघर्षों में संघर्ष को कैसे अल्प विराम दिया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। मर्दवादी सोच को तूने, मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा। और अंतिम पंक्तियां भेंट करते हैं कि धन्य मुलायम सिंह ने कारावास से बहाल किया, कि धन्य। और एक और मैं पढ़ते पढ़ते मैं एक उल्लेख कर दूं कि जो इनके पे फिल्म बनी थी तो कौन निर्देशक था, नाम भूल रहे हैं, उन्होंने पूरे इस चीज को पूरे समाज में दिखाने का काम किया। मेरे समझ में ये नहीं आता कि ऐसे जो डायरेक्टर होते हैं वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए या महिलाओं के हित के लिए कितना काम करते हैं, कि इस चीज को जो है खुले तौर पर दिखाने का उन्होंने निर्णय लिया और समाज ने कैसे स्वीकार किया, ये भी सोच का विषय है, जांच का विषय है। ये पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुलायम सिंह ने कारावास से बहाल किया, संघर्ष एक स्त्री का ही जिसने सांसद बना दिया, संघर्ष एक स्त्री का ही जिसने सांसद बना दिया। कालांतर में राणा ने विश्वास जीत मिलने गया, कालांतर में राणा ने विश्वास जीत मिलने गया। अब बुजदिल ने धोखे से वार कर अचेत कर दिया, 38 साल के जीवन का बुराइयों से श्रृंगार किया, 38 साल के जीवन का बुराइयों से श्रृंगार किया। जाने कितने फूलन को जीने का अधिकार दिया, जाने कितने फूलन को जीने का अधिकार दिया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया, फूलों जैसा नाम था तेरा। ये समाज जो है, उन्होंने फूल सी बच्ची के साथ में ये समाज जो है सूल की तरह व्यवहार किया, इसका जीता जागता पूरा इतिहास भरा पड़ा है, जैसा कि आदरणीय ने बड़े विस्तृत रूप में बताया। तो फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया। मर्दवादी सोच को तूने, मर्दवादी सोच को तूने बिजली सा झनकार दिया, फूलों जैसा नाम था तेरा, सूलों सा व्यवहार किया,
फूलों जैसा नाम था तेरा, फूलों सा व्यवहार किया। और इसको परिचर्चा में मैं दो लाइनें जोड़ दूं कि अरुंधति राय ने, जो मशहूर लेखिका हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि जैसे कुछ लोगों का मानना था कि ये बेहमई कांड का जो का रूप लिया, लेकिन उन्होंने अपनी एक राय रखी थी कि ये उसका परिणाम नहीं था। अगर ये उसका परिणाम है तो बच्चियों के साथ आए दिन इतना बड़ा बड़ा कांड होता है, जाने समाज में कितनी फूलन देवी बन करके घूमती, तो ये उसका परिणाम नहीं था। उन्होंने अपना इस तरह के जो घोर उनके साथ कृत्य हुआ था, आपराधिक कृत्य हुआ था, उसके परिणाम को उसको उन्होंने बड़े हिम्मत के साथ अंजाम दिया। अब मैं अपने शब्दों में इतना कह सकता हूँ कि इन्होंने बहुत सारे बेटियों को, बहुत सारी नारी शक्तियों को आधार दिया जीने का, कि हम इन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक उदाहरण पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी कि इतने शार्ट टाइम पर आपने बहन जी के लिए, फूलन जी के लिए एक आपने नई रचना लिखा और हम लोगों के आदर्श भगवान बुद्ध से आपने स्टार्ट किया। ये हम लोगों के लिए वास्तव में प्रेरणा स्रोत है और एक नए चीज की शुरुआत है। और मैं हृदय से नीरज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, लेकिन नीरज जी ने जो फूलन देवी के बारे में जो दो बातें कही, जो कविता के माध्यम से व्यक्त किया, मैं इनके विचार से एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ। फूलन देवी को एक डाकू या बदले की भावना से लड़ाई को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस समय में फूलन देवी थी, देश तुरंत आजाद हुआ था और सामंतवादियों का ही पूरा शासन था और पुलिस से लेके और सब चीज उन्हीं का था। तो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को जो है कोई सुनवाई नहीं होता था। तो उस समय इनके पास न तो कोई दूसरा हथियार था, न तो कोई रास्ता था। तो उस समय के एक डकैत बन के विद्रोह करना, मतलब विद्रोही, डकैत का मतलब विद्रोही, एक प्रचलन था और उस प्रचलन के रास्ते पर उन्होंने वो गई जो उनके लिए सुगम था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो डाकू शब्द को प्रयोग करना उनके लिए मैं उचित नहीं समझता हूँ। एक विद्रोही थी और हर विद्रोह का शुरुआत स्वयं से होता है। बाबा साहब बचपन से अपना अत्याचार सहे थे, लेकिन जब उनके साथ ब्रिटेन से पढ़ने के बाद और बहुत बड़े अधिकारी बनने के बाद उनके ऑफिस में उनसे घृणा पूर्वक व्यवहार किया गया, तो उनके हृदय में एक सूल उठा और वो कहे कि जब हम इतना पढ़ लिख के हमारे साथ ऐसा हो गया, तो जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो हमारे समाज के लोगों के साथ कैसा होता था। तो उनके अंदर से निकला, उससे स्टार्ट किया। उससे फूलन देवी के जो स्वयं पर पिता, उससे उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने नारी जात के लिए, मानवता के लिए संघर्ष किया। अरुंधति राय के वो कहा जाता है कि शेर साधु हो जाएगा तभी वो साग नहीं खाएगा। अरुंधति राय है, वो कितना भी सेकुलरिज्म हो जाएगी लेकिन उसके ब्लड में जो है वो तो बोलेगी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं दो बातें कहना चाहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उस कार्य के साथ कैसा विचार जुड़ा है, उसका परिणाम पर भी वैसा ही होता है और उस पर निर्भर करता है। अतः हमें सभी कार्य सकारात्मक विचार के साथ करना चाहिए। जैसे कि ये जो कार्य हमने स्टार्ट किया है, ये बहुत सकारात्मक विचार के साथ हमने किया है। हम लोग यह कार्य लोक कल्याण के साथ बुद्ध और कबीर को समर्पित है। ये जो लोक कल्याण के लिए है, लेकिन इसको हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज हैं, मार्गदर्शक हैं, बुद्ध और कबीर को समर्पित है। फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पर एक शाम फूलन जी के नाम। आज ही के दिन, कल 25 जुलाई के दिन बहन फूलन जी कायराना तरीके से हत्या कर दिया गया था। इन्होंने स्त्री जात की लड़ाई लड़ी और बता दिया कि अब स्त्रियां भी जग गई हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकती हैं। इस देश में आज भी कायर लोगों का समूह है जो शर्मनाक घृणित कार्य में रत रहता है। हमें आज प्रण लेना चाहिए, हम सबों को आज प्रण लेना चाहिए कि कम से कम हम सभी लोगों को, मैं ऐसा कार्य न करूंगा
और न किसी को ऐसा कार्य करने में सहयोग करूंगा। ऐसा दुष्ट प्रेत आत्माओं को, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर बैठा हो, धन संपन्न हो, हम उससे किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे और न ही उसका मान सम्मान करेंगे। इस टाइप से बलात्कारी लोगों के जो मानवता के दुश्मन हैं और गरीब कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं, वो किसी भी पद पर हो, हमको उसको सम्मान नहीं करना है, उसको न उससे संबंध रखना चाहिए। जी बिल्कुल। हर किसी में परिवर्तन स्वयं के घटित घटनाओं से होता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि बाबा साहब में हुआ, वो सही फूलन जी के साथ हुआ है। तो फूलन जी भी एक महान क्रांतिकारी थी, विश्व के चौथी महिला क्रांतिकारी थी। तो हम लोगों को कभी भी उनके लिए डाकू शब्द से नहीं यूज करना चाहिए, उसका सही विश्लेषण करना चाहिए कि उनके पास वही एक मार्ग था जिसको उन्होंने अपनाया। 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या हुई थी और 26 जुलाई को मैं उसमें बस्ती जिला में था और अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर रहा था। और अगले दिन जो है निषाद कल्याण सभा के नेतृत्व में आरडी निषाद जी थे जिला अध्यक्ष उसमें, और वो पूरा हड़ताल हुआ। उस हड़ताल में मैं पूरा दिन भर शामिल हुआ और गिरफ्तारी भी दिया। और मैं समझता हूँ मैं इतना क्षुब्ध हुआ, मैं इतना दुखी हुआ था, 2 दिन खाना नहीं खाया। समझ लीजिए कि ऐसे जैसे कुछ हो गया, हम लोग बिल्कुल खाना ही नहीं खाया उस दिन, मुझे याद है। और मैं आगे ये करूंगा, शेर सिंह राणा जो है इसमें जो है जेल से बाहर है। निश्चित ही हम लोगों को करके उम्मीद कश्यप या और लोगों पे दबाव डाल करके उस न्यायालय में केस की प्रभावी पैरवी करें, जिससे वो दुर्दांत अपराधी शेर सिंह राणा और गिदड़ सिंह राणा मैं कहूंगा कि वो जो है जेल में के अंदर आ गए। और हम लोग इसकी भी बात करें, चाहे उम्मीद कश्यप पे दबाव डालें या किसी भी डालें, निश्चित ही हम लोगों की प्रभावी नहीं हुई। उम्मीद कश्यप द्वारा प्रभावी पैरवी अगर हुई होती तो निश्चित ही उसको जो है जमानत नहीं मिली होती। तो निश्चित ही इस मामले में हम लोगों को सामूहिक एकजुट होकर इसकी भी बात करना है और उम्मीद कश्यप जैसी बात करना है कि सर इस केस की प्रभावी पैरवी करें और उसको जो जेल के अंदर चिल्लाएं, उसको मैंने फांसी की मांग करनी चाहिए। हम लोग निश्चित ही हमारे इधर जागरूक हुए, नौजवान जागरूक हुए, इनकी बात करने लगे और बहुत जागरूकता और पुरानी इतिहास विरासत हम लोग याद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो हमारे लोग समाज के जो नेता हैं, जब राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े थे तब तक मैं वीरांगना फूलन देवी जी की बातें करते थे, लेकिन जो राजनीतिक दलों में गए आज वो श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं कर रहे हैं, बात तक नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से चाहे वो निषाद पार्टी को, चाहे सपा में लोग चले गए हों, वो लोग सीधे जो है वीरांगना फूलन देवी जी के मामले में मैं नहीं समझता हूँ सोशल मीडिया में मैंने देखा या किसी अखबार में देखा कि वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये भी बहुत दुख का विषय है। जो गैर सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये अपने समाज के लिए के बारे में और वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत के बारे में जो है सोशल मीडिया से लेकर के और जमीनी स्तर पे बात कर रहे हैं। ये तो ये भी बहुत सारे अवसरवादी हैं जो राजनीतिक दल में चले जाते हैं, उसी बात उनकी जबान बंद हो जाती है, ना उनकी कोई बात करता है। आज वीरांगना फूलन देवी जी अगर उच्च जात की होती तो निश्चित ही यही देश उनको समझ लीजिए इस समय आदर्श मानता, उनकी मूर्तियां स्थापित करता, प्रोग्राम करवाता। और आज जो अपराध अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है इस देश में, निश्चित ही नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो है सामंतवादी मनवादी समाज का आज भी बहुत बड़ा प्रभाव है और हमारे लोग भी बहुत सारे जो है अभी एकजुट हो रहे हैं और हमारे जो और लोग राजनीतिक दलों में हैं वो उनका सपोर्ट समझ लीजिए नहीं मिल रहा है। वो जाते ही राजनीतिक दल में अब उनके सुर में मिलाकर के बात करते हैं और समाज की बातों भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है हम लोग समझ लीजिए एकजुट होकर के, जैसे राष्ट्रीय एकलव्य आर्मी बना, हमारे स्वरूप जी बना रहे हैं और जो है विनोद जी हैं, हमारे तिलक जी भी हैं, सभी लोग हैं। बड़ा अच्छा लग रहा कि समझ लीजिए कि सब लोग समाज के बारे में बात करें। एक तो बहुत बड़ी चीज और है, समाज में शिक्षा का जो अभाव है, शिक्षा के लिए भी हम लोगों को बहुत प्रयास करना है, चाहे फंड जुटा करके गांव-गांव जाकर शिक्षा के लिए। जब हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे तो समझ लीजिए और भी सारी बात इतिहास और विरासत हमारे समाज का बारे में और भी जानेंगे। तो मैं तो इस उम्मीद सिंह निषाद या उम्मीद कश्यप जी को ऊपर दबाव डाल के इस केस की प्रभावी पैरवी करें, जिससे शेर सिंह राणा जो बाहर घूम रहा है जेल में आ गए। इसकी भी बात करना है, इसकी बात नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर अशोक सर। पहले तो मैं सबसे पहले आयोजक आदरणीय श्री रमाकांत मल्लाह जी, संयोजक कार्यक्रम के आदरणीय
श्री इंजीनियर बब्बन प्रसाद जी, यूनाइटेड फाउंडेशन के प्रमुख आदरणीय श्री तिलक राज सिंह जी, कानपुर से श्री नीरज जी और सभी हमारे सहयोगी साथी साथ में संपर्क पर हैं और जितने सभी लोग लाइन पे संपर्क पे, आज हम लोग अपने केवल निषाद समाज की बात नहीं, आज हम लोग पूज्यनीय परम आदरणीय बहन पूर्व सांसद फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं और आज श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। वह इस देश की वैचारिक रूप से समाज में विषमता थी, भेदभाव था, कुरीतियां थी, उसकी शिकार थी और उस शिकार के उपरांत जो उन्होंने निर्णय लिया, जिस रास्ते पे वो चली और जिस रास्ते पे चल करके उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का दमन किया, वह कोई मामूली बात नहीं थी और ना ही यह कोई मामूली किसी एक व्यक्ति के किसी सामान्य या कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी घटना थी और अनुकरणीय घटना थी, क्योंकि यह किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि तमाम ऐसे देश थे जहाँ पे इस तरह की विषमताएं थी, भेदभाव था, अन्याय था और उन्होंने इस अन्याय के प्रति प्रतिकार किया और उसका उन्मूलन किया। तो उन्होंने पूरे नारी समाज के लिए लड़ाई लड़ी और नारी समाज को संदेश दिया कि अगर हमारा शोषण होता है तो हमें किस तरह से उस शोषण के विरुद्ध उठ करके और उसका मुकाबला करना चाहिए और उससे मुक्ति पाने का रास्ता तलाशना चाहिए। और यह देश सदियों से भेदभाव शोषण का लाखों लाख साल से शिकार है और वो आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन क्योंकि वो एक मल्लाह जात में जन्म ली थी, एक निषाद परिवार में जन्म ली थी और जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था है भारतीय के अंतर्गत एक निम्न जात जो दिया गया है उसमें उन्होंने जन्म लिया था, उसकी वजह से उनको बहुत ढेर सारे यातनाएं सहनी पड़ी, भेदभाव सहना पड़ा। किसी अन्य जात में जन्म ली होती तो उनके साथ यह अन्याय अत्याचार न होता और अगर कहीं भूले से कोई कर भी देता तो शायद जब वो प्रतिकार महिला ली होती तो आज वंदनीय होती, पूजनीय होती। दूसरा कोई करे न करे, लेकिन हम सभी लोगों को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए, उनके जीवन मूल्यों को अपनाना चाहिए और उनके जीवन तांत से प्रेरणा लेकर के अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, इस देश में व्याप्त कुरीतियों को, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए आगे बढ़ते हुए हमेशा संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है। आज हम उनको शहादत दिवस पे सत नमन करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि बहन फूलन देवी हमारे समाज की केवल वीरांगना नहीं थी, वह इस पूरे देश की वीरांगना थी, नारी समाज की वीरांगना थी, पूरे देश की वीरांगना थी, विश्व की वीरांगना थी। यह पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं कहीं कभी कभी दुर्लभ ऐसी शक्तियां पैदा होती हैं जिसको हम देवी देवता के रूप में तो पूजते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते यही लोग कभी कृष्ण के रूप में पैदा हुए। अगर अन्य समाज में पैदा हुई होती ये देश, यह पूरा विश्व और यह समाज देवी मान करके और युगों युगों तक पूजा करता, जिन्होंने इस देश के ही नहीं वरन पूरे विश्व के नारी समाज के लिए एक अनुकरणीय मिसाल पेश किया। और मैं समझता हूँ कोई पूजे न पूजे, लेकिन अपने समाज के लोगों को यह मानना चाहिए कि ऐसी महान विभूति देश में लाखों करोड़ों में एक पैदा होती हैं और जब जब जरूरत आवश्यकता महसूस हुई है प्रकृति ने ऐसे लोगों को पैदा किया है, चाहे वो अम्बेडकर जी के रूप में रहा हो, चाहे वो छत्रपति साहू जी के रूप में रहा हो, चाहे पेरियार जी के रूप में रहा हो, चाहे फूले जी के रूप में रहा हो, चाहे कांशीराम जी के रूप में रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन्हें उसी रूप में पूजें, हम उनको डकैत के रूप में न देखें,
हम उनके जीवन की जो बहुत दुर्दांत और बहुत कठिन और बहुत कष्टनीय जो समय थे वह हम याद तो करें, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उन्हें जो पूरा समाज जानता है, कम से कम हम उन्हें उस रूप में न याद करें, हम उस नाम से कभी न उन्हें जाने या न किसी से उस नाम का जिक्र करें, क्योंकि वह एक महा स्त्री शक्ति थी, देवी थी, जो युगों युगों में कभी कभी जन्म लेती हैं। आज मैं उनके शहादत दिवस के अवसर पे उन्हें सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि बहन फूलन जी की शहादत को बेकार नहीं जाने दूंगा, जाया नहीं जाने दूंगा। उनके बताए हुए रास्ते, उनके संघर्षों के रास्ते पर समाज को लेकर के निरंतर चलते रहूंगा, आगे बढ़ते रहूंगा। आप सभी लोगों को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज हम जो है फूलन देवी जी की शहादत पे जो है हम याद करते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रण करते हैं। जिन विचारों के फूलन देवी जी ने जो संघर्ष किया, मुख्य रूप से हमें पहचानने की जरूरत है किन विचारों को उन्होंने जो है संघर्ष किया और किन विचारों को जो है आगे बढ़ाने के काम किया। भारतीय समाज के जो है पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, उन्होंने सबसे पहले जो है तोड़ने का काम किया। जो किसी स्त्री का या जो शोषण की जो नीति है पितृसत्तात्मक में, जो कम उम्र में किसी के साथ ब्याह कर देना या जो है उसको समय समय पे उत्पीड़ित करना, इस तरह की जो घटनाएं आपके समाज में आती है, वो एक पितृसत्तात्मक का घिनौना चेहरा है जिसे फूलन देवी जी ने इसका विरोध किया। आगे आप देखते हैं कि फूलन देवी के साथ जो अत्याचार होता है, जो भारतीय समाज का जो नव सामंतवादी चित्रण है या मनुवादियों का चित्रण है, उनको किस तरह से जो है अपने संघर्ष के दम पे उसको जो है चीरने, काटने और फाड़ने का काम किया। ये जो है इनका दूसरा जो संघर्ष है, इसको देखने की जरूरत है। तीसरी जो बात है कि फूलन देवी जी ने जो भारतीय चित्रण है मनुवादियों में, स्त्री को जो है स्त्री लक्ष्मी है, सरस्वती है, ज्ञान की देवी है, पैसे वाली है और शक्ति की है। भले उनकी किताबों में इस चीज का तो जिक्र है कि जो है स्त्री का 3 चित्रण है जो लेकिन इन तीनों शक्तियों से जो है भारतीय समाज का जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इन तीनों मुद्दे से वो गायब है। तो इस चित्रण को भी देखने की जरूरत है। इन्होंने किस तरह से एक जो है शक्ति का रूप जो है, जो हमारे समाज का जो पानी में रहते रहते उसका पानी जैसा जो है रक्त जो है पानी जैसा हो गया है। और वो पानी जो है हमेशा, आप जानते हैं कि पानी हमेशा जहां जाता है जो है ऊपर नहीं जाता है, गड्ढे की तरफ जाता है। तो हमारा जो समाज का जो खून है आज पानी हो गया है और गड्ढे में जो है नीचे की तरफ जा रहा है, न कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इन जो है उत्पीड़न को भी देखने की जरूरत है कि ये समाज अपने जो है जो पानी को जो खून उसका पानी बन गया है, खून बनाने की जरूरत है। तब ही जाकर के सिस्टम में अपने हस्तक्षेप और मजबूती से उसका जो है अपना पक्ष रख सकता है। नहीं तो हमेशा इस शोषण का शिकार होता रहेगा और नव सामंतवादियों के जो है आगे पीछे घूमने का काम करेगा और जो है उसका कोई चित्रण खास जो है भारतीय समाज में नहीं दिख पाएगा। मैं राजनीतिक रूप में यही कहना चाहूंगा कि एक जो है हमारे पास जो समाज है, हम बहुत से जो है क्या हमको मान लीजिए कि आज जिस तरह से आप देखते होंगे कि बहुजन की बात की जाती है, क्या हम बहुजन शब्द कह देने से, क्या हम फूलन देवी के विचारों का जो अगर अवलोकन करें तो क्या हमारे उस का जो दौर था या उस समाज का जो दौर था, ये जो बहुजन समाज जिससे हम नाम लेते हैं, क्या साथ देने का काम किया? अगर साथ देने के काम किया होता तो इस तरह के घिनौने चरित्र जो है समाज में उभर के नहीं आता। तो आज जिस तरह ये इंजीनियर अशोक साहनी जी ने कहा कि हम सिर्फ जो हमारे पास जो राजनीतिक जो चित्रण है वो सिर्फ जो है अपने आइडियोलॉजी को, फूलन देवी के विचारों को जो है मजबूत न करके मिथकी पुराणों को जो विचार मजबूत किया जाता है, जैसे गोयल निषाद राज, कश्यप निषाद राज,
इस तरह के विचारों को जो है आप अडॉप्ट करेंगे तो उसी ब्राह्मणवादी विचारधारा में आप तब्दील हो जाओगे और आपकी विचारधारा जो है मिट जाएगी। तो कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप फूलन देवी के विचारों को आगे नहीं बढ़ाता है, ये भी देखने की जरूरत है। तो मैं आज फूलन देवी की शहादत दिवस पे जो है मैं याद करते हुए इन चारों पांचों बिंदुओं को आज हम शपथ लेते हैं कि जो है प्रजातात्मक नव समाजवादी के साथ संघर्ष कर महिलाओं के उत्पीड़न आदि जो है इस समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, हम आज जो है शपथ लेते हैं उसे जो है समाज को जागरूक करके जो है संघर्ष करके समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। जय फूलन देवी, जय समाज और जय हमारी जो है इस विश्व की जो है धरोहर के रूप में और हमारे समाज के गौरव के रूप में देखने की आज जरूरत है। आज हम उनको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। और